जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। और अभी तक फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 21 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ये वाला प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आपका जो परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स, वो आपका 22 मार्च को निर्धारित किया गया है। और आपको जीके जीएस से 40 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के जो है ऋण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। भारत के हरित हाइड्रोजन पहल के लिए विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1.5 बिलियन डॉलर। और इस ऋण से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और हरित हाइड्रोजन बाजार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समझ गए? तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ये, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। और ये वर्ल्ड बैंक जो है ये लगभग सभी देशों को ऋण प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें हर लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 4-5 सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे और सभी टॉपिक से सवाल इसमें पूछे जाएंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डीक सॉफ इसका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डीक सॉफ को नियुक्त किया गया है। 3 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? 3 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर के राधाकृष्णन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी क्या है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और इस समिति में जो है राधाकृष्णन के अलावे 6 और सदस्य हैं। जब समिति बनता है तो सिर्फ एक लोग नहीं रहेंगे, समिति में बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे निर्णय वो लोग लेकर के आएंगे, बात को रखेंगे और फिर फाइनल डिसीजन पर वो लोग पहुंचते हैं। समझे? तो हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष कराने के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 4 नंबर, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? 4 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, धीरज बोमदेवरा। ये जो है तीरंदाजी 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है धीरज बोमदेवरा। और ये जो है तुर्की के अंतालिया में आयोजित हुआ था। ये मैच जो है कहाँ पर? तुर्की के अंतालिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीता था। भारत ने टोटल 4 पदक जीता था। एक आपका स्वर्ण में जीता था, एक रजत में और 2 कांस्य पदक में जीता था। ठीक है, तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का ये आपका रिपोर्ट है। अगला सवाल है कि हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में सहयोग किया है? 5 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ESA। अब इसके बारे में आपको विस्तार में बताते हैं। देखिए, ESA का पूरा नाम होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, यूरोपीय सैटेलाइट एजेंसी। नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। और नासा के आर्टेमिस अभियान का हिस्सा यह पहल जो है चंद्रमा पर एकीकृत समय क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। और इस पहल का मकसद विभिन्न देशों और निजी संस्थानों के चंद्र मिशनों का समन्वय करना, एक तरह से कहिए तो ये उद्देश्य है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर, देखिए कुछ सवाल आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे करंट अफेयर्स के। अगर यदि सारे करंट अफेयर्स आप नहीं देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स क्या पता कौन सा करंट अफेयर्स आपको पूछते, जनरली 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स आपके सवाल में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 6 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे सरबजोत सिंह। जर्मनी की एक जगह है म्यूनिख, यहाँ पर एक वर्ल्ड कप हुआ जिसका नाम है ISSF।
2024 में। और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? अब उत्तम अनाज है, अनाज तो सब है, मक्का देखिए है, बाजरा है, रागी है, गेहूं है, लेकिन इन सभी में उत्तम अनाज कौन सा है? समझ गए, किसको जो है उत्तम अनाज जो है बताया गया है। तो 7 नंबर का देखिए हम लोग आंसर करेंगे गेहूं को। गेहूं जो है फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है और भारत जो है विश्व का लगभग अकेले 13% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, 1 नंबर में आपका चीन आता है और 2 नंबर में आपका भारत आता है। पूरे विश्व में चीन के बाद 2 नंबर में भारत। कितना प्रतिशत? 13% अकेले उत्पादन करता है गेहूं का, और विश्व में उत्पादन में जो है चीन नंबर 1 पर आता है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? 8 नंबर का सही आंसर करेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने यह उपलब्धि कब हासिल किया था? 1864 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9 नंबर, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या रहेगा? शकरकंद है, रासायनिक स्वीटनर है, गन्ना है या फिर सब है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल आपका गन्ना रहेगा। क्या रहेगा? गन्ना जो है उसका पेराई होता है, उसके बाद चीनी निकाला जाता है, उसमें बहुत सारे फिल्टर वगैरह लगा करके, समझे? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? गन्ना है। और भारत में जो प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुआ था, आपको बता देते हैं कि ये आपका हुआ था देवरिया जिला में। कहाँ पर? देवरिया में हुआ था। देवरिया में एक जगह का नाम है परतापुर। क्या नाम है? परतापुर। कौन सा साल में इसकी स्थापना हुआ था? तो 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चीनी मिल पहला 1903 ईस्वी में देवरिया के परतापुर में लगा था, और चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल सबसे ज़्यादा जरूरी है गन्ना, समझे? अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल, प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अब देखिए, हमारा भारतीय का जो है मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ में हम लोग का कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनता है देश के हित के लिए। और ये जो लिखा गया है अनुच्छेद, इसका बनाया गया है 51 का ये, यानी कि अनुच्छेद 51, ये ऑप्शन डी सही उत्तर करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का भाग ये जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। देखिए, हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है सभी देशों से, लेकिन ये क्या है? भारत सिर्फ अपना लिखा हुआ नहीं है, भारत क्या किया है? बहुत सारी जगह का कॉपी किया है। जैसे में ये मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जो लिखा गया है, समझे? अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2024 में कौन सा टीम विजेता बना था? आईपीएल 2024 जब हुआ था तो कौन सा टीम जो है विजेता बना था? कौन सा बना था? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, शाहरुख खान का टीम है। उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? 12 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे सिकंदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में, जो तेलंगाना में पड़ता है आपका, भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस जो है कब हम लोग मनाते हैं? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष को जो है अप्रैल महीना जो होता है, अप्रैल महीना का 22 तारीख जो होता है, और इस तारीख को हम लोग प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14 नंबर है कि देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, नंदी नागरी। जो देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग इसको नंदी नागरी लिपि कहते हैं। अगला सवाल 15 नंबर है कि हाउ टू बी हैप्पी के रचयिता कौन है? हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक है, और इसके रचयिता कौन है? लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी के रचयिता रस्किन बॉन्ड है। चलिए, पुस्तक और उसके लेखक, यहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो डेली आता है, ये डेली वीडियो हमारा कब आता है? शाम के
7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, झारखंड जीके का और जीके जीएस का। तो अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेस जो है आइकन, जो बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है। अगला सवाल की ओर बढ़े, 17 नंबर देखिए, हिस्ट्री से संबंधित सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जो है किस नदी पर स्थित है? इसको हिस्ट्री कहिए या फिर ज्योग्राफी कहिए, दोनों आपका मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल जिसका नाम है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, फिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? 17 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे भोगवा नदी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित स्थल लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, नील दर्पण पत्रिका का संपादन किसने किया था? संपादन मतलब जो लिखने वाला, उसको बनाने वाला था, समझ गए? तो नील दर्पण पत्रिका नाम है और इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो दीनबंधु के तरफ से इसका जो है दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है संपादित किया जाता था। क्या पत्रिका का नाम क्या था? नील दर्पण पत्रिका। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में, झारखंड पुलिस में, झारखंड दरोगा में, लगभग बार जो है ये परीक्षा में सवाल पूछते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। अब देखिए, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है इसके साथ में दो और नदियाँ निकलती है। सोनम इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म रखे हैं। सोनम मतलब सोन नदी, ना मतलब नर्मदा, माँ मतलब महानदी। और ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक जो चोटी है यहीं से निकलती है। यानी कि 19 का ऑप्शन ये आपको हमेशा सही करना है, ठीक है। सोनम नदियाँ, ये जो अमरकंटक की चोटी है, जो मैकाल पर्वत है, यहीं से ये सारी नदियाँ निकलती है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 20 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ना, ये देखिए जमशेदपुर में नहीं है, ये आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी हम लोग करेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 21 नंबर। 21 नंबर सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय फल जो है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय फल, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अंजीर है, संतरा है, अमरूद है और चीकू है। तो 21 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे चीकू। उष्णकटिबंधीय फल जो है चीकू है। अच्छा, उष्णकटिबंधीय कुछ और फल आ जाते हैं, जैसे चीकू के साथ में आप काजू भी मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? काजू मार सकते हैं, कटहल मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? कटहल। तो ये सारी चीज़ें जो है उष्णकटिबंधीय फल है। उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल, डंपा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में अवस्थित है? एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डंपा, और ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? 23 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 24 नंबर सवाल है कि ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ओडिशा है इसका मुख्य जो उच्च न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 24 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे बिलासपुर में। कहाँ पर? बिलासपुर, ठीक है। अब देखिए प्रयागराज यहाँ पे दे दिया, कोई मतलब ही नहीं है इसका, समझे ना। तो बहुत सारे ऑप्शन, कुछ ऑप्शन हैं जो आप छाट सकते हैं, ज़्यादा डीपली स्टडी करिएगा तो। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था? एक पार्टी था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कौन सा साल में किया था? तो ये किया था आपका 1936 ईस्वी में। कब किया था? 1936 ईस्वी में। पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। स्थापना किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंद्रावती और प्राणहिता किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? 2 नदियां हैं, एक इंद्रावती है, एक प्राणहिता है, और ये जो दोनों नदियां हैं ये आपका महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी। इंद्रावती और प्राणहिता, महानदी या फिर गोदावरी, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है गोदावरी है। आप लोगों को यदि ये आंसर पता होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सी और डी में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा होगा। जो लोग जानते होंगे और कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर
26 का महानदी है या फिर गोदावरी है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गोदावरी या फिर महानदी, गोदावरी इसका सही आंसर होगा। आप लोग एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। चलिए, ये टास्क हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सिंधूरा जो है किस फल की किस्म है? एक फल है जिसका नाम एक तरह से कहिए कि सिंधूरा बोला जाता है, या फिर सिंधूरा जो है ये कौन सी फल की किस्म है? तो 27 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, आम का। ठीक है, आम का एक क्या है, किस्म है जिसका नाम है सिंधूरा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? अब भारत के जो संविधान है इसका में कौन सा भाग है जिसमें संघ यानी कि केंद्र, ठीक है, और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? 28 नंबर का हम लोग देखिए आंसर करेंगे ऑप्शन सी, भाग 14 में। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 14 है इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया? अगला सवाल करेंगे 29। सवाल में पूछ रहा है कि पर्यावरण में किन गैसों की अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? जो अम्ल वर्षा होता है, क्या होता है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एसिड रेन। ये बहुत खतरनाक होता है, जहाँ पे गिरता है बहुत कुछ जला देता है। समझ गए? तो पर्यावरण में किन गैसों की अधिकता से अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? 29 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ए और बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण में अगर यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की अधिकता हो जाती है तो अम्ल वर्षा होने लगती है, यानी कि एसिड रेन होने लगती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से चेंजर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? अब 4 खेल का नाम दिया गया है, कबड्डी है, पोलो है, फ्रंट कॉल है और खो खो है। अब ये कौन सा खेल है जिसमें चेंजर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा खो खो में। ये जो खो खो खेल है ना, इसमें चेंजर शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। और इस खेल में कुछ और भी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका एक्टिव हो गया, चेंज हो गया, रनर्स हो गया, फ्रीजो हो गया, या फिर रनर्स फ्रीजो पेनन एक साथ में, या फिर आप कह सकते हैं कि कसलेन आदि शब्द का प्रयोग खो खो के खेल में किया जाता है। समझ गए? 31 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब किया गया था? अब 31 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे 1964 ईस्वी में। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में किया गया। इस आयोग की स्थापना जो है संस्थानम समिति के सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु किया गया था। समझे? क्या था सवाल कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब किया गया? सन 1964 ईस्वी में किया गया। उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल पूछ रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन 2 देशों को जोड़ता है? ये जो है ना, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी एक रेल लिंक है और ये कौन सी 2 देशों को जोड़ता है? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ में तो नहीं जोड़ेगा, नेपाल को नहीं जोड़ेगा, भूटान को नहीं जोड़ेगा, बांग्लादेश को जोड़ेगा, जिसका नाम है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक योजना। ये 2 देशों को जोड़ता है, यानी कि भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश भी अब जो है थोड़ा सा आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग जब डिफेंस में जाइएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सब सुधरेगा आप लोग रहेंगे तो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? और ये है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? ये इसका आंसर हम लोग करेंगे 33 का ऑप्शन ये, अश्वमीन। अश्वमीन का वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है। 34 नंबर सवाल है, देखिए संविधान के 11वें अनुसूची के तहत कितने विषय शामिल किए गए हैं? 34 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे 29 विषय। संविधान का जो 11वां अनुसूची है इसमें कुल 29 विषय शामिल किया गया है और इसमें पंचायत की शक्ति के बारे में बताया गया है, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख है इसमें। और 11वीं अनुसूची जो है ये 79th, ऐसे लिखेंगे 79th जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसके तहत जोड़ा गया। और ये 79th संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29। कौन सा संशोधन में किया गया? 79th में। और 79th संशोधन कब किया गया? 1992 में। समझे? तो पॉलिटी अगर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो रिलेटेड करके पढ़ना शुरू करिए। अगला सवाल देखिए, कांच के प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल, कोई कांच है इसमें प्रकाश की चाल कितनी है?
तो इसका देखिए 35 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये। ठीक है, 2.00 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो है कांच में प्रकाश की चाल है। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। आपको पता है एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप लोग तो सभी प्रधानमंत्री के नाम भी याद नहीं रखे होंगे, इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक ना। एच.डी. देवगौड़ा जो थे भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और ये सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य का। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक राज्य के ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल 37 नंबर हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। भारत में कितने लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हम लोग करेंगे 37 का ऑप्शन डी, 21 लोगों को। भारत में 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और परमवीर चक्र जो होता है वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? वीरता के लिए, समझे। और ये जो है वीरता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अशोक का निठुर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखिए जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे ना, तो अशोक का शिलालेख बहुत ज़्यादा फेमस था। अशोक का शिलालेख मतलब शिला का मतलब क्या हो गया? पत्थर। शिला का मतलब पत्थर। अब ये पत्थर का कुछ होता था, इस तरह का अनुमान लगा लीजिए आप। इसमें कुछ कुछ लिखा होता था, समझे। इसमें कुछ कुछ पत्थर का जो होता था लगाया जाता था ऐसे ऊंचा करके, इसमें कुछ कुछ लिखा हो जाता था। वही पूछ रहा है कि अशोक का जो निठुर अभिलेख था कहाँ से भी प्राप्त हुआ था। तो देखिए 38 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, कर्नाटक से। कर्नाटक का निठुर अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। मिटा लेते हैं इसको। 39 नंबर सवाल देखिए, भारत में काली मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए ये जो काली मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी जो होता है इसमें सबसे अधिक उपज जो होता है वो आपका होता है भूल गए यार। तो चलिए थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है सबसे अच्छा। चलिए आप लोग बताइएगा कि काली मिट्टी में सबसे अधिक किस चीज़ का उपज होता है। मेरा दिमाग से तुरंत हट गया, अभी हम बोलने ही वाले थे कि दिमाग से हट गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा। देखिए भारत में काली मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, 15% में। भारत में काली मिट्टी लगभग 15% क्षेत्र में फैली हुई है, और यह मिट्टी जो जनरली महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में आपका है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्रों में फैली हुई है। हाँ चलिए, मुझे याद आ गया, काली मिट्टी में सबसे अधिक जो खेती होता है वो कपास का खेती होता है। ठीक है, कपास का काली मिट्टी सबसे अधिक प्रयुक्त है। 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। हम आप 2-3 सेट पीछे चले जाइएगा तो हमने आपको बताया था कि फसल जनरली 3 तरह के होते हैं। एक आपका होता है खरीफ फसल। क्या होते हैं? खरीफ फसल मतलब जो वर्षा के ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो वर्षा की ऋतु में लगाया जाता है खरीफ फसल हो गया। दूसरा आपका हो गया रबी फसल, जो आपका ठंडा के समय में लगाया जाता है। ठीक है, और ये आपका हो गया जायद फसल जो आपका गर्मी के दिनों में लगाया जाता है, समझे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी रबी फसल है। अब हम लोग जान रहे हैं कि रबी फसल जो ठंडे के दिनों में लगता है, या फिर ठंडे के दिनों में इसका खेती होता है। तो देखिए धान जो है, धान तो नहीं होगा क्योंकि बरसात में होता है, ये हो गया खरीफ फसल। ज्वार भी आपका वही है। ठीक है, क्या है? ज्वार भी आपका वही है, ज्वार भी आपका बरसात में ही होता है। तिल जो है, तिल तो अगर जब आप लोग खेती करते होंगे, तिल भी क्या है? ये बरसात के दिनों में ही लगाया जाता है तिल का। ठीक है, उसके बाद आपका मटर, ये जो मटर है ना, यही आपका रबी फसल हो गया क्योंकि ये ठंडा के दिनों में होता है। जैसे अभी ठंडा का सीजन चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो मटर का भी जो है खेती हो रहा है, मतलब ये आपका रबी फसल में आ गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स 40 सवाल को कंप्लीट कर लिए। अगर यदि आप अगला पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। धन्यवाद।